Good morning, everyone. In political science, we will learn about few more details about the local government. This is chapter number 8 called local government. Okay, we are trying to study how the local government started in India. And what is important here is that when the constitution was made, there was no provision for local government. The constitution बना तब local government का उसमें कोई provision नहीं था. हमारे शुरुआत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं था विच टॉक्ड अबाउट द लोकल गवर्नमेंट. ओके, बट बाद में उसकी ज़रूरत महसूस हुई एंड देयर वर टू अमेंडमेंट्स, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाकर लोकल गवर्नमेंट के फीचर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया. 73rd जो अमेंडमेंट है दैट टॉक्स अबाउट द रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड 74th अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट द अर्बन लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट के भी दो पार्ट है, रूरल है और एक अर्बन है. रूरल अर्बन गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में लाए हैं. एंड जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन में जो आते हैं जो नगर पालिका एंड नगर निगम विच इज़ म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो सब हम देखते हैं. एंड उसके साथ साथ नगर पंचायत भी होती है. तो ऑल दैट सिस्टम वो 74th अमेंडमेंट के थ्रू आया. एंड इधर ग्राम सभा, ब्लॉक्स एंड जिला परिषद ये इंक्लूड किए गए थ्रू दी 73rd अमेंडमेंट. बहुत सारी चीज़ें कॉमन है. ओके, वो हम कॉमन पार्ट में देखेंगे. The provisions of the 73rd amendments were not made applicable to the areas inhabited by the Adivasi population in many states of India. लेकिन ये कुछ एरियाज़ में इसको नहीं लाया गया जहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन थी, वहाँ नहीं लाया गया. वहाँ पर बाद में लोकल गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ. द रीज़न इज़ कि उनका अपना एक ट्रेडिशंस है, उनका अपना कल्चर है. वो फॉरेस्ट में पहले से उनका अपने तौर तरीके हैं, उसको ध्यान में रखना था. ओके, सो दैट इज उसको बाद में लाया गया. बाकी जगह पे इसको लागू कर दिया गया. इसमें रिजर्वेशंस होते हैं. वी हैव सीन के रिजर्वेशंस लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में रिजर्वेशंस SC ST को तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स OBCs को भी उसमें इंक्लूड किया गया है. एंड 1/3 ऑफ द सीट्स आर ऑल्सो रिजर्व फॉर विमेन. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एक जनरल इलेक्शन में जो कि पार्लियामेंट लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर विमेन को भी रिजर्वेशन नहीं मिला है. स्टेट असेंबली इलेक्शंस में भी विमेन को रिजर्वेशन नहीं मिला है, जबकि देयर इज़ अ विमेन रिजर्वेशन बिल जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से पास नहीं हो पाया था. एंड अभी तक ये प्रोविज़न वहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पाया है. लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स में 1/3 जो सीट्स हैं वो विमेन को रिजर्व है. एंड SC ST एंड OBC का भी रिजर्वेशन है. So how does it work? Let's take an example. Suppose कोई भी सीट को डिक्लेयर किया गया कि ये विमेन की सीट है. ओके, प्लस ये भी डिक्लेयर किया गया कि ये SC की सीट है. सो व्हाट इज, अब होगा क्या उस सीट पर कि वहाँ से कोई SC विमेन ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है. ओनली SC विमेन विल बी अलाउड टू कंटेस्ट, क्योंकि वो SC सीट भी है और विमेन सीट्स भी है. विमेन सीट्स जनरल कैटेगरी जितनी भी है, जनरल जितनी भी सीट्स हैं उसकी 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई है विमेन के लिए. लेकिन SC की जितनी सीट्स हैं उसका भी 1/3 रिजर्व है. ST उसके भी 1/3 सीट्स रिजर्व है. OBC उसका भी 1/3 सीट्स रिजर्व है. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि एक ही सीट विमेन की भी हो और SC की भी हो, या फिर विमेन की हो, ST की हो, या विमेन की हो, OBC की हो. ओके, साइमल्टेनियसली दो रिजर्वेशन एक सीट पर हो सकता है. पॉसिबल ऐसा होता है. ओके, ये इसलिए किया गया है टू इंश्योर कि हर कैटेगरी में एटलीस्ट 1/3 विमेन इलेक्ट होकर पहुँचे लोकल गवर्नमेंट में. ओके, उनकी भागीदारी हो पाए. बिकॉज उधर असेंबली इलेक्शंस एंड जो जनरल इलेक्शंस हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि विमेन का पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली दे कंटेस्ट इलेक्शंस, लेकिन वो अपने दम पर कहीं ना कहीं जीत नहीं पाती हैं. एंड ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने की वजह से मेल्स को कुछ एडवांटेजेस रहे हैं शुरुआत से. पॉलिटिक्स में हम देखते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विमेन. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट विमेन की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें सो दे आर नियरली 50%. बट अगर उनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं लोकसभा एंड
विधानसभा वगैरह में तो बहुत कम है। लोकसभा में जस्ट ओवर 10%, विधानसभा में तो ये 10% भी नहीं है। तो वुमेन की पॉपुलेशन वो 50% के आसपास है। लेकिन अगर हम विधानसभा में देखें, अगर यूपी के विधानसभा में देखेंगे तो जितने भी 400 सीट्स हैं तो उसके 40 सीट्स भी वुमेन के पास नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए जब लोकल पंचायत लोकल गवर्नमेंट्स में जब रिजर्वेशन देने की बात की गई तो वहाँ पर विमेन को रिजर्वेशन शुरू से ही दे दिया गया। ओके, तो ये तो हो गई रिजर्वेशन की बात कि हमें लोकल गवर्नमेंट्स में किसको रिजर्वेशन है। ओके, और ये केवल और केवल मेंबर्स के लिए नहीं है, जो अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे कई सारे इलेक्शंस होते हैं, अगर हम अर्बन में देखें तो म्यूनिसिपैलिटी में चेयरपर्सन का इलेक्शन होगा प्लस वार्ड मेंबर्स का होगा। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो वहाँ पर जो हेड है मेयर उसका इलेक्शन होगा, बाकी वार्ड मेंबर्स का होगा। तो ये चेयरमैन या मेयर, ये जो सरपंच, इन सब सीट्स के लिए भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज रिजर्वेशंस अप्लाई नॉट मेयरली टू ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पंचायत but also to the positions of chairpersons at all the three levels. Further, reservation of 1/3 seats for women is not merely in the general category of seats but also within the seats reserved for scheduled caste, scheduled tribes and backward caste. मैंने बताया कि टोटल सीट्स का 1/3 रिजर्व है उनके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन है। अगर एससी की सीट है तो उसका भी 1/3 वुमेन का है, एसटी में भी 1/3 है, सो एंड सो फोर्थ। ओके, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स अब बहुत ज़रूरी थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है, जिसमें कि स्टेट्स के पास क्या पावर्स हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे अनदर लिस्ट विच इज द यूनियन लिस्ट, उसमें यूनियन के पास क्या पावर्स हैं वो मेंशन है। एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें कि दोनों ही को अधिकार है स्टेट्स को, सेंटर को, कि वो उन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकते हैं। दोनों ही, जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन स्टेट लिस्ट में भी आता है, यूनियन लिस्ट में भी आता है। इसीलिए स्टेट के भी अपने स्कूल्स होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड के भी स्कूल्स हैं, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे CBSE है तो वो भी स्कूल्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों को दिया गया है। एजुकेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट माना गया। सेंटर भी एजुकेशन को देखते हैं, स्टेट्स भी एजुकेशन को देखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग है। पुलिस स्टेट्स देखती है, मिलिट्री पुलिस देखती है, और मिलिट्री को यूनियन गवर्नमेंट देखती है, रेलवेज यूनियन गवर्नमेंट देखती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्लियरली डिवाइडेड है कि ये स्टेट का काम है, ये सेंटर का काम है। कुछ काम ऑब्वियसली कॉमन है, उसे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। अब जब लोकल गवर्नमेंट्स आने थे तो लोकल गवर्नमेंट्स को अब क्या दिया जाएगा? सारा कुछ तो बढ़ चुका है, स्टेट को दे दिया गया है, यूनियन को दे दिया गया है, जो बचा था वो कंकरेंट में डाल दिया गया है। ओके, उसके अलावा भी रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो नए सब्जेक्ट्स आते हैं वो रेजिडरी में चले जाते हैं। तो जैसे ITA भी नई चीज़ है, स्पेस एंड टेलीकॉम वगैरह है, ये सब रेजिडरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। ओके, स्टेट के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें से 29 सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया और एक लिस्ट बनाई गई। जो भी शेड्यूल वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, 11 शेड्यूल, 12 शेड्यूल, तो ये शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट। ओके, शेड्यूल मीन्स लिस्ट। तो एक 11 शेड्यूल बनाया गया। 11 शेड्यूल में क्या किया गया कि स्टेट लिस्ट में से कुछ सब्जेक्ट्स को निकालकर 11 शेड्यूल में डाला गया। स्टेट सब्जेक्ट्स कई सारे हैं। ओके, आई डोंट नो द टोटल नंबर, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। उनमें से 29 को आइडेंटिफाई किया गया और कहा गया कि इन 29 की अलग लिस्ट बनाएगी, 11th शेड्यूल से कहते हैं। इन 29 सब्जेक्ट्स में से स्टेट गवर्नमेंट्स अब चुन सकती है कि इसमें से कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं टू लोकल गवर्नमेंट्स। ओके, तो एक अलग से एक 11 शेड्यूल तैयार किया गया है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए है कि एक 11 शेड्यूल में कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट से निकालकर उसे 11 शेड्यूल में डाले गए हैं। इन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, एंड वी ऑल्सो नीड टू चेक, आई डोंट नो व्हाई दिस लिस्ट हैज़ गॉट ओनली 28 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, बट यहाँ लिखा हुआ है सम सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन दी 11 शेड्यूल। टोटली 29 है, तो यहाँ पे 28 मेंशन है। ओके, एंड हियर इट सेज ऑल्सो ऑन 184 that 29 subjects which were earlier in the state list of subjects are identified
and listed in the 11th schedule of the Constitution. These subjects are to be transferred to the पंचायती राज institutions. कौन से करेंगे ट्रांसफ़र? ये वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेंगे. These subjects are mostly linked to development and welfare से ही संबंधित है. The actual transfer of these functions depends on the state legislature. ये स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेंगे कि कौन से ट्रांसफर करने हैं. ओके, ईच स्टेट डिसाइड्स हाउ मेनी ऑफ दिस 29 सब्जेक्ट्स वुड बी ट्रांसफर टू द लोकल बॉडी. तो सभी के सभी 29 जरूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र किए जाएँ. ये वहाँ की स्टेट जो लेजिस्लेचर है, विधानसभा विधान परिषद है, वो डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन से ट्रांसफ़र किए जाएंगे लोकल गवर्नमेंट्स में. इसमें एग्रीकल्चर है, इसमें इरिगेशन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ओके, लाइब्रेरीज, कल्चरल अवेयरनेस एक्टिविटीज़, मार्केट्स, फेयर्स, ओके, हेल्थ एंड सैनिटेशन. इसमें हम देखते हैं हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये ज़्यादातर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं. फैमिली वेलफेयर, ओके, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड इन पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम अपना राशन का सिस्टम भी कहते हैं. ओके, ये 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है. एंड इस 29 सब्जेक्ट्स में से हर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा विधान परिषद, हर जगह विधान परिषद होती भी नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि इन 29 में से कौन से लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र करने हैं. ज़्यादा सभी वेलफेयर से संबंधित चीज़ें हैं. ओके, द प्रोविजंस ऑफ द 73rd अमेंडमेंट वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज. ये मैंने बताया कि आदिवासी पॉपुलेशन में इसको लागू नहीं किया गया और उसके लिए एक अलग से कानून लाया गया 1996 में. तो उनके लिए जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है. उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स जो है ऑफ मैनेजिंग कॉमन रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट एंड वाटर, उसको ध्यान में रखते हुए, उनके लोकल ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से कानून लाया गया जो कि 1996 में एप्लीकेबल हुआ. उसके डिटेल्स इसमें नहीं दिए गए, बट वो अलग से उनके लिए लाया गया. इट डिपेंड्स, अलग अलग जगह पे ये वेरी करता है. ओके, द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट इज दैट लोकल ट्रेडिशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वुड बी प्रोटेक्टेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न इलेक्टेड बॉडीज. तो वहाँ पे उनका पहले से एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर पर कुछ बदलाव करके इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, इलेक्शंस होने हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं. अगर जो पंचायत वगैरह खत्म हो जाती है तो विदिन 6 मंथ्स को इलेक्ट करना होता है. ओके, एंड हर 5 साल में इलेक्शंस कराना ज़रूरी है. जब हर 5 साल में इलेक्शन कराना ज़रूरी है तो इलेक्शन कमीशन जो कि दिल्ली में बेस्ड है, जिसका काम है कि असेंबली इलेक्शंस कराएं, जनरल इलेक्शंस कराएं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो इतना बड़ा जो इलेक्शन होता है हर गाँव में, हर ग्राम पंचायत, और ये इतने एक्सटेंसिव जो इलेक्शंस होते हैं इसे वो करा सके. इसीलिए अलग से एक प्रोविज़न किया गया. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स का बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर है उनसे कोई लेना देना नहीं. अंडरस्टैंड दैट द इलेक्शन कमीशन जो कि जनरल इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन कराती है, उनका इस इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के कोई संबंध नहीं है. ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, अलग है ये. ओके, The state government is required to appoint a state election commission. तो state government एक state election commission को appoint करेगी, who would be responsible for conducting elections to the पंचायती राज institutions. जो वो election commission है उसे appoint करती है central government, union government appoint करती है. यहाँ पे state election commission को appoint करेंगी state governments, appoint करेंगी, हटा नहीं सकती. Earlier, this task was performed by the state administration, which was under the control of the state government. लेकिन state government को अब इलेक्शन नहीं कराना है. स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेंगे और फिर उनकी जिम्मेदारी होगी इन लोकल गवर्नमेंट्स का इलेक्शंस कराना. The office of the state election commissioner is autonomous. गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, वो ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं वो. लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्हें चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट से पूछ के काम करने की जरूरत नहीं है.
वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। हाउएवर द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर एंड नॉट लिंक्ड टू द nor is this officer under the control of the Election Commission of India। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंट्रोल नहीं होता है, ना ही इनके ऑफिसर्स उनके अंडर में आते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में भी नहीं आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी ज़रूर करती है, जैसे कि इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है उसके मेंबर्स को अपॉइंट करती है यूनियन गवर्नमेंट, वैसे ही यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इसके साथ साथ एक और कमीशन है, वो है स्टेट फाइनेंस कमीशन। सारे पावर्स हमने दे दिए लोकल गवर्नमेंट को के 29 सब्जेक्ट्स में से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने ट्रांसफ़र कर दिए। किसी ने 15, 16, 10, 12 पावर्स दे दिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, सॉरी लोकल गवर्नमेंट्स को, कि आप ये काम कीजिए। बट इन ऑर्डर टू वर्क दे नीड फाइनेंसेस, उन्हें पैसे चाहिए होंगे तभी वो काम कर पाएंगे। पैसा कितना दिया जाएगा उसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होती है। द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो अप्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन, सॉरी स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग है, फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है। तो ये अलॉट करेंगे, ये बताएंगे कि कितना पैसा जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट वो लोकल बॉडीज़ को देगी। वंस इन 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स में एक बार स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। दिस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स इन द स्टेट, कि जो लोकल बॉडीज़ है स्टेट्स में उनकी क्या पोजीशन है, उनके पास क्या काम है, उस काम को करने के लिए उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। ओके, सो इट वुड ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स ऑन दी अदर। तो ये देखेंगे कि कितना पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही हैं रूरल को और अर्बन को, क्या वो सही है, पर्याप्त है, बढ़ाने की ज़रूरत है। ये काम है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। ओके, जिससे कि गवर्नमेंट इसकी में पॉलिटिक्स ना हो पाए, इसलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है। 74th अमेंडमेंट जो है वो अर्बन के लिए है। फ़र्क केवल इतना है कि यहाँ पे नगर पालिका और नगर निगम होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। ओके, अब अर्बन क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अर्बन किसे कहते हैं? ओके, बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वो अर्बन सिटीज़ हैं। ओके, एंड रूरल विलेजेस को आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। बट कौन सा टाउन, जब बड़े शहर तो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, लेकिन एक परिभाषा क्या है एक अर्बन सेक्टर की। ओके, अर्बन एरिया के लिए ज़रूरी है कि उसकी मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए 5000। ओके, ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में आपको ये याद रखना होंगे दैट मिनिमम पॉपुलेशन किसी भी जगह की 5000 होनी चाहिए। 5000 से ज़्यादा है तो वो अर्बन एरिया में आएगा। केवल और केवल पॉपुलेशन नहीं, कई सारे कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है कि मिनिमम 5000 होने चाहिए लोग, एटलीस्ट 75% उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट ना हो, एग्रीकल्चर, माइनिंग ये सब काम ना करते हो, वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट हो। नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, ओके, प्राइमरी वर्ड नहीं यूज़ कीजिएगा, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित ना हो, उसके अलावा कोई और काम करते हो। कितने? 75%, तब अर्बन माना जाएगा। मिनिमम 5000 लोग होने चाहिए। मिनिमम 75% जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर काम में इन्वॉल्व होने चाहिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगर इतनी नहीं है तो वो अर्बन एरिया नहीं कहलाएगा। ये 2011 सेंसस के हिसाब से है। अबाउट इसके हिसाब से अबाउट 30% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन वो अर्बन एरिया आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, तो 3 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, प्लस मिनिमम 75% पीपल शुड बी इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क, एंड थर्ड इज दैट the density of population should not be less than 400 persons per
एक आर्टिकल ये 243G ये बताता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इन 29 सब्जेक्ट्स में से वो लोकल गवर्नमेंट्स को सब्जेक्ट्स दे सकते हैं। वो ये आर्टिकल है 243G। ओके, ये वो 29 सब्जेक्ट्स की बात की गई है, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। एंड देन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन फॉर वुमेन, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, एंड अर्बन एरियाज के ये 3 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं और ये 2011 के सेंसस के हिसाब से ये क्राइटेरिया है। मिनिमम 5000 होने चाहिए, मिनिमम 75% जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एरियाज में काम करते होने चाहिए, प्लस 400 स्क्वायर किलोमीटर 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए। ओके, 74th अमेंडमेंट एंड 73rd अमेंडमेंट में ज़्यादा फर्क नहीं है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, वहाँ पर भी स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो सारी चीज़ें कॉमन है। ओके, केवल जो स्ट्रक्चर है कि वहाँ पर ग्राम सभा, ब्लॉक एंड जिला परिषद होते हैं और यहाँ पर होते हैं नगर पालिका, नगर निगम एंड ऑफ कोर्स नगर पंचायत। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन ये 74th अमेंडमेंट में भी होते हैं। The Constitution also mandated transfer of a list of functions from the state government to the urban local bodies. Urban local bodies को भी बात कही गई ट्रांसफ़र करने के लिए सब्जेक्ट्स को, और वो सब्जेक्ट्स आते हैं 12th schedule of the Constitution. These functions have been listed in the 12th schedule of the Constitution. 11th schedule में जो रूरल लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र होने हैं वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। 12th शेड्यूल में वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह को ट्रांसफ़र होने हैं वो सारे हैं। ओके, so then we will continue with this. There are few more topics left and we will see the implementation of the 73rd and 74th amendment. So इसमें हम देखते हैं, अगर टोटल हम देखें तो कुछ फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स है कि आज की डेट में देर आर 600 जिला परिषद पंचायत, देर आर 6000 ब्लॉक्स एंड देर आर 2,40,000 ग्राम पंचायत। टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इंडिया में 6 लाख से ज़्यादा है, लेकिन मैंने बताया क्योंकि हर गांव में वहाँ ग्राम पंचायत नहीं होती है, एक मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो कभी 2 या 3 गाँव के बीच में एक ग्राम पंचायत होती है, और इस तरह से 2,40,000 ग्राम पंचायत हैं इंडिया में, 6,000 ब्लॉक्स हैं एंड 600 ज़िला पंचायत हैं। अगर हम अर्बन की बात करें तो सिटी जो बड़े शहर हैं वहाँ पे नगर निगम होता है, कॉरपोरेशन होता है। ओके, और 100 सिटी कॉरपोरेशंस हैं, 1,400 टाउन म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होती है, नगर पालिका होती है, एंड ओवर 2,000 नगर पंचायत भी है। ओके, नगर पंचायत को मिडिल लेवल है अर्बन एरिया में। 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड ओके फॉर दीज बॉडीज एवरी 5 years। so 32 लाख लोग चुनकर लोकल गवर्नमेंट में पहुंचते हैं, और हम इसमें से देखें तो इसमें से 13 लाख आर विमेन। ओके, so that is a significant number। ओके, और ऐसा नहीं कि विमेन केवल मेंबर्स के तौर पर पहुंचती हैं, इनमें से वो सरपंच होती हैं, मेयर होती हैं, नगर पालिका की वो चेयरमैन वगैरह भी होती हैं। There are few more details left and we will see। Okay, maybe one more class to finish off this chapter of local government. This is part of your term 1, an important chapter। Okay, thank you. That's all in this class.